हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर की इस क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बीकॉम पार्ट वन बिजनेस लॉ यानी व्यावसायिक संनियम के इस पेपर में आज हम अनुबंध की परिभाषा एवं उसके आवश्यक तत्वों यानी डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बिजनेस लॉ का पेपर बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए नया पेपर है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट ने पहले नहीं पढ़ी है, तो इस पेपर में हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। आज हम फर्स्ट यूनिट में जो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, अनुबंध के बारे में बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले किन किन चीज़ों की, किन किन बातों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है और फिर उसमें किन किन बातों को हम ऐड करें या उन बातों के होने पर ही एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अनुबंध की परिभाषा एवं आवश्यक तत्व आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अनुबंध इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट, इस वर्ड की जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वह लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम से हुई है, जिसका मतलब होता है आपस में मिलना। ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। कॉन्ट्रैक्टम वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ आपस में मिलना होता है। यदि हम इस के अर्थ पे ध्यान दें तो इसका मतलब है दो पार्टी या कुछ पार्टी आपस में मिलती है। हम जानते हैं कि मिलने का कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। बिना पर्पस के हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो जब आपस में किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के, स्पेशल पर्पस को लेकर के दो पार्टी मिलती हैं किसी काम को करने के लिए, किसी काम को नहीं करने के लिए, तो उसका मतलब ये मानकर चलते हैं कि दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब यदि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन दी गई है वह सेक्शन 2 क्लोज H में दी गई है, जिसका मतलब होता है ऐसा ठहराव जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है, वो अनुबंध होता है। मीन्स द एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले ठहराव का होना जरूरी होता है और ठहराव ऐसा हो जिसे राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है। तो राजनियम का मतलब हम लेते हैं लॉ से, कानून से, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ मानता है, जिसे लॉ एनफोर्सेबल कहता है या एनफोर्सेबल वह करवाता है, उसे ही हम अनुबंध कहते हैं। और अनुबंध से यानी जब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअल कंसेंट होती है। एक पार्टी प्रपोजल करती है, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट का क्रिएशन होता है। और एग्रीमेंट ऐसा जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है, एनफोर्सेबल करवाया जा सकता है, जिसे राजनियम मानता है, उसे हम अनुबंध कहते हैं। मतलब हम यदि अपनी साधारण भाषा में कहें तो
अनुबंध बनने के लिए सबसे पहले प्रपोजल का होना जरूरी है, यानी जब दो पार्टी आमने सामने हैं या एक पार्टी दूसरी पार्टी के सामने प्रपोजल करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई से प्रस्ताव किया, यानी उसके सामने प्रपोजल रखा। किसी भी काम को करने का प्रपोजल हो सकता है, किसी भी काम को नहीं करने का प्रपोजल भी हो सकता है। जैसे एक्स अपना मकान 50 लाख रुपए में बेचना चाहता है और वह वाई से कहता है कि मैं अपना मकान 50 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? तो यहां हम ये कहेंगे एक्स ने वाई के सामने प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा, और वाई जब ये कह देता है हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब ये है वाई ने एक्स के प्रपोजल को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, उस पर अपनी कंसेंट उसने दे दी है। तो ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट यानी एक ठहराव बन जाता है, और यदि ये ठहराव राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होता है तो यह ठहराव अनुबंध बन जाता है और दोनों पार्टी के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है, लीगल ड्यूटीज क्रिएट हो जाती है। यानी अब एक्स को अपना मकान 50 लाख रुपए में वाई को देना पड़ेगा और वाई का ये दायित्व बनता है कि वह 50 लाख रुपए जो कंसीडरेशन के हैं वह एक्स को पे करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुबंध के लिए दो पक्षकारों के बीच में ठहराव का होना जरूरी है, और ठहराव यानी एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय होता है, जिसे राजनियम मानता है, और दोनों पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन का क्रिएट होना जरूरी है। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यदि एक्स डिफॉल्टर रहता है, वो बाद में मना कर देता है मैं अपना मकान नहीं बेचना चाहता हूँ, अब मैंने अपनी इच्छा बदल दी है या अब मैंने मेरा मानस बदल दिया है, अब मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूँ, या वाई ये कह दे या वाई उसे 50 लाख की जगह 40 लाख रुपए ही देना चाहता है, या वो समय पर 50 लाख रुपए पे नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में यदि एक्स डिफॉल्टर रहता है तो वाई को राइट्स मिल जाते हैं कि वह कोर्ट जाएगा और इस केस को फाइल करेगा, और वाई डिफॉल्टर रहता है तो एक्स को ये अधिकार मिलेगा कि वह कोर्ट जाएगा और केस फाइल करेगा और अपने अधिकार के डिमांड वह कोर्ट से करेगा। तो अनुबंध मेरे हिसाब से इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अंडर सेक्शन 2 क्लोज एच ऐसा ठहराव जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है, an agreement which is enforceable by the law is called a contract. अब its essential elements, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, या हम यूं कहें कि एक वैध अनुबंध के कौन कौन से आवश्यक तत्व हो सकते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके लिए हमें दो बातों के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहली जो मैंने आपको अभी अभी बताई थी, सेक्शन 2 क्लोज एच आपको पता होना चाहिए, और सेकेंड थिंग इज सेक्शन 10। सेक्शन 2H के बारे में तो आपको पता है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो। तो इसे शॉर्ट में हम इस तरह से समझ सकते हैं, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, राजनियम की प्रवर्तनीयता। ठीक है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, ये दो चीजें तो होनी ही चाहिए। अब उन दो चीजों के अलावा, मतलब सेक्शन 2 क्लोज एच हमें सिर्फ दो चीजों के बारे में बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट भी कैसा होना चाहिए, वो एनफोर्सेबल होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कुछ और एसेंशियल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उसके बारे में हमें सेक्शन 10 बताता है। और सेक्शन 10 हमें ये कहता है, धारा 10 हमें ये कहती है, अनुबंध ऐसे ठहराव हैं, अनुबंध ऐसे ठहराव हैं जो न्यायोचित प्रतिफल और
उद्देश्य के लिए अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया गया है और आवश्यक होने पर लिखित, प्रमाणित और रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। ये कहता है सेक्शन 10। मतलब किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 2 क्लोज एच की इन दो एलिमेंट्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी है जिसके बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 10 बता सकता है। और सेक्शन 10 हमें ये कहता है अनुबंध ऐसे ठहरावे। देखिए सेक्शन 10 आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा, थोड़ा सा बड़ा है, कंटेंट्स ज्यादा है। एक साथ लर्न करने के बजाय, एक साथ इसको समझने के बजाय हम इसको टुकड़ों में देखेंगे और टुकड़ों में देखने पे इजीली हम इसे कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप सेक्शन 10 लर्न कर लेते हैं तो आपको फिर एसेंशियल एलिमेंट्स अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सेक्शन 10 कहता है अनुबंध ऐसे ठहराव है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। तो ये बात हमें हमारा सेक्शन 2 क्लोज एच भी कहता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट हमारा निकलता है वो ये निकलता है एग्रीमेंट। ठहराव का होना जरूरी है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ठहराव का होना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ठहराव कैसे बनेगा साहब? तो ठहराव बनेगा आपका प्रस्ताव प्लस स्वीकृति से, यानी प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस से बनेगा, राइट। आगे चलते हैं। जो न्यायोचित प्रतिफल और उद्देश्य के लिए, मतलब लॉफुल, न्यायोचित यानी लॉफुल कंसीडरेशन, प्रतिफल यानी कंसीडरेशन और उद्देश्य यानी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किसके द्वारा किए जाते हैं? अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले पक्षकारों द्वारा किए जाते हैं। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पार्टी ही कर सकती है, कॉम्पिटेंट पार्टी ही कर सकती है। यानी जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, द पर्सन who having the capacity to make a contract, सिर्फ वो ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अनुबंध करने की क्षमता होती किसमें है साहब? हमने ये तो कह दिया कि अनुबंध वही करेगा जो एलिजिबल होगा, जिसमें कैपेसिटी होगी। तो अब कैपेसिटी किस में होगी? तो सेक्शन 11 हमें ये कहता है कि अनुबंध करने की क्षमता उसमें होती है जो मेजर होता है। अनुबंध वो कर सकता है जो साउंड माइंडेड होता है। अनुबंध वो कर सकता है जिसे कोर्ट ने डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया है। यानी अनुबंध करने की कैपेसिटी उसमें होती है जो वयस्क हो चुका है, जो अवयस्क नहीं है, यानी जो मेजर है, जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, यानी जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, जो अपना भला बुरा सोच सकता है, जो साउंड माइंडेड है, वो कर सकता है। और तीसरा वो पर्सन कर सकता है जिसे कोर्ट ने डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया है। अब सवाल ये है कि कोर्ट किसको डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर देता है? जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन होता है, जिसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो दिवालिया घोषित होने के बाद वह कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में नहीं रहता, तो उसे हम डिस्क्वालीफाइड पर्सन कहते हैं। तो अनुबंध वही कर सकता है जो अनुबंध करने की क्षमता रखता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट अपना आता है, जैसे स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं, मतलब पार्टी में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए और फ्री कंसेंट से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने जरूरी है, यानी कंसेंट होनी जरूरी है। मेरे सामने यदि कोई पार्टी प्रपोजल रखती है
कि मैं आपको मेरा ये गुड्स इतने रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदेंगे? तो मैं इजीली हाँ या ना कहने के लिए अधिकारी हूँ। वो मुझ पे किसी तरह का प्रेशर या फोर्स नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंसेंट होनी चाहिए, और कंसेंट कैसी होनी चाहिए? इट मस्ट बी फ्री कंसेंट, यानी वो स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। किसी भी तरह का शारीरिक और मानसिक दबाव नहीं, साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रेशर यानी फिजिकल और मेंटल प्रेशर उस पर नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ धोखा देने के पर्पस से कंसेंट नहीं होनी चाहिए। प्रपोजल में जो जो चीजें हैं वह क्लियरली एक्सपोज होनी जरूरी है, क्लियरली उनका एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो वो धोखा देने के उद्देश्य से किए गए कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और वहां पर कंसेंट फ्री नहीं होती है। जबकि हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी फ्री। नेक्स्ट कहते हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया गया हो, यानी एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे लॉ ऑलरेडी वॉइड मानता है। जैसे ऑलरेडी वॉइड किसे मानता है? जैसे किसी की शादी में रुकावट डालने वाले ठहराव। अब सवाल ये उठता है साहब, शादी में रुकावट डालने के ठहराव व्यर्थ क्यों होते हैं? तो देखिए, शादी करने का अधिकार हर व्यक्ति को होता है, और यदि हम किसी मेजर पर्सन की शादी में रुकावट डालते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि इस तरह से कोई एग्रीमेंट किया है दो पार्टी के बीच में तो वो वॉइड माना जाएगा, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसी तरह से यहाँ लिखा हमने दूसरे जो पॉइंट है ना, न्यायोचित प्रतिफल और उद्देश्य यानी लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट से होने जरूरी है। तो कंसिडरेशन होना जरूरी है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बिना कंसिडरेशन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यदि बिना कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। इसके अलावा यदि आवश्यक होने पर वह यदि आवश्यक हो तो वो लिखित होने चाहिए, रिटन में होने जरूरी है, प्रमाणित होने जरूरी है, और रजिस्टर्ड भी होने जरूरी है। तो कुछ कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनके रिक्वायरमेंट होती है कि यदि वो लिखित नहीं है, यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है, यदि विटनेस के उस पर सिग्नेचर नहीं है, साक्ष्यों द्वारा वो प्रमाणित नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। तो हमारा सेक्शन 10 हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कई सारी चीजों के बारे में हमें बता देता है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको कही थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के होते ही दोनों पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। तो पार्टीज का जो पर्पस है वह लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होना जरूरी है। तो इसके साथ हम ये चीज ऐड कर सकते हैं, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट होता है वह सर्टेन होना चाहिए, जो कंसीडरेशन होता है वो भी सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, उसमें सर्टेनिटी की क्वालिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ये कहती हूँ कि मैं अपनी वैगनर कार किसी व्यक्ति को प्रपोज करती हूँ कि मैं अपनी कार उसे 2.5 या 3 लाख रुपए में बेचना चाहती हूँ, क्या वो खरीदेगा? तो यहाँ पर देखिए मेरा कंसीडरेशन निश्चित नहीं है, मैंने कहा 2.5 या 3 लाख रुपए, तो ऐसे एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। वहां सर्टेनिटी होनी चाहिए, या 2.5 लाख या 3 लाख, दोनों में से किसी एक पे उसे फिक्स करना जरूरी होता है। तो निश्चितता भी होनी जरूरी है, और इसके साथ साथ परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी होनी जरूरी है। जो काम हम किसी व्यक्ति से करवाना चाहते हैं वो पॉसिबल होना चाहिए। पॉसिबल होने का मतलब ये है कि ऐसे काम जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, या उसमें वो क्वालिटी है कि वह उसे कर सकता है। जैसे एक्स वाई से कहता है मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकता हूँ, तो क्या ऐसा संभव है? तो इस तरह के एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सेक्शन 10 में जो सबसे पहला हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट निकल करके आता है वो है अनुबंध एक ठहराव होना। अनुबंध एक ठहराव है, यानी एग्रीमेंट होना जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसके अलावा उसमें क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, जरूरी है। 2 नंबर ये हो जाता है। नेक्स्ट है अनुबंध करने की योग्यता और क्षमता, कैपेसिटी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो नंबर 3
ये हो जाता है। फिर सिर्फ कंसेंट लेंगे पहले, कंसेंट होनी जरूरी है। कंसेंट कैसी होनी जरूरी है? मस्ट बी फ्री। तो नंबर 5 ये हो जाती है। उसके अलावा जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए, तो नॉट डिक्लेयर्ड void, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड void। तो 6, उसके अलावा यदि आवश्यक है तो रिटन में होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए और रजिस्टर्ड होने चाहिए। 7 ये हो सकता है लीगल रिलेशनशिप। नंबर 8 ये भी हो सकता है। नंबर 9 मैंने आपको अभी सर्टेनिटी के बारे में बताया। नंबर 10 मैंने आपको पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में भी बताया है। तो सेक्शन 10 हमें बहुत कुछ अनुबंध के आवश्यक तत्वों के बारे में क्लियर कर देता है। तो सेक्शन 10 और सेक्शन 2 क्लोज एच यदि हमें अच्छे से पता है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें, अनुबंध की परिभाषा आपको सेक्शन आपके एग्जाम में सेक्शन ए में 2 मार्क्स में मिल सकती है और ये आपको 8 मार्क्स में मिल सकता है। हो सकता है ये पूरा क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स में सेक्शन सी में भी मिल सकता है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन एसेंशियल एलिमेंट्स का डिटेल पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।